नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम कोरोना संकट के बीच में राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में होने वाली वर्चुअल जनसंवाद रैली की तैयारियां तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से जनसंवाद रैली की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। रैली को कृषि एवं पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर संबोधित करेंगे, जिसे आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी भी दी गई है। इस दौरान भाजपा के जिला मंत्री शिवानंद रॉय ने बताया है कि रैली में 2 से 3 लाख लोगों को मोबाइल लिंक भेजे गए हैं और उनको आमंत्रित किया जा रहा है। पार्टी के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और ट्विटर पेज से जुड़े लोगों से संपर्क कर इस वर्चुअल रैली में शामिल होने की जानकारी दी जा रही है। वाराणसी जिले के लोकप्रिय सांसद एवं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हुआ है। इसके उपलक्ष्य में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री माननीय श्री नरेंद्र तोमर जी 24 जून शाम 5 बजे वर्चुअल जनसभा काशी क्षेत्र एवं गोरखपुर क्षेत्र की करेंगे, जिसमें सभी मोर्चे के पदाधिकारी एवं जिले के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी और आम जनता को कम से कम बनारस से, काशी से लगभग 2 से 3 लाख लोगों को जोड़ने का सोशल मीडिया पर प्रयास किया गया। कोरोना काल में वाराणसी जंक्शन और मैकेनाइज्ड क्लिनिक की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि उत्तर रेलवे के ADRM रवि प्रकाश चतुर्वेदी ने इस व्यवस्था का शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने बताया कि वाराणसी जंक्शन को 19 मशीनें उपलब्ध कराई गई है। इस मशीन से जंक्शन के प्लेटफॉर्म, सर्कुलेटिंग एरिया, टिकट एरिया, वेटिंग हॉल आदि की सफाई सुलभ तरीके से ट्रेनों के जाने के तुरंत बाद हो सकती है। ADRM रवि प्रकाश चतुर्वेदी ने बताया है कि कोरोना काल में साफ सफाई के लिए उत्तर रेलवे से क्लीनिंग मशीनें उपलब्ध करवाने की बात चल रही थी, जो अब मिल गई है। अब इन मशीनों को हमारे सफाई कर्मी रन करेंगे। क्या उद्देश्य मशीन का है? ये वाराणसी जंक्शन उत्तर रेलवे में ये मैकेनाइज्ड क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू किया गया है, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सफाई है हमारी स्टेशन परिसर की और प्लेटफॉर्म्स की, वो मशीनों के जरिए की जाए, जिसमें स्क्रबर्स हैं और मॉप हैं। ये सारी जो मशीन्स हैं वो अभी सर्कुलेटिंग एरिया में जिस तरीके से आप देख रहे हैं काम कर रही हैं, ये इनके जरिए ही जो है यहाँ पे सफाई का काम सुनिश्चित किया। विश्व हिंदू सेना ने वाराणसी के रविंद्रपुरी स्थित एक चाइनीज रेस्टोरेंट का विरोध कर उसका वीडियो जारी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू सेना के सदस्यों ने रेस्टोरेंट में बने चाइनीज ड्रैगन पर कालिख पोत दी है। इसके बाद उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया है। इस घटना के बाद से स्थानीय दुकानदारों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी विश्व हिंदू सेना ऐसी घटनाएं लगातार रखने की चेतावनी भी दे रही है। विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष और संस्थापक अरुण पाठक ने बताया है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां कालिख पोती है और ये क्रम जारी रहेगा। यदि चाइनीज सामानों की बिक्री पर रोक नहीं लगी तो यही नहीं, इससे भी ज्यादा गंभीर कदम उठाने पड़ेंगे। विश्व हिंदू सेना लगातार वाराणसी में दुकानदारों को ऐसी चेतावनी दे रही है। देखिए, तोड़ फोड़ नहीं कि इस सब हरकत हमारे लोग कर भी नहीं सकते। हमने एक अल्टीमेटम जारी किया हुआ था जब गलवान घाटी का कांड हुआ। हमारे देश के वीर जवानों को धोखे से बुला करके और जिस एरिया में हथियार ले जाना मना है, उस एरिया में जा कर के और राड डंडे से और लोहे के तारों से लपेटे हुए डंडों से हमला किया। 20 जवान हमारे शहीद हुए। हमारे 20 लोगों के ऊपर उन 300 लोगों ने हमला किया था। फिर भी हमारे बहादुर जवानों ने उनके गर्दन तोड़ दिए। उनके 53 जवानों को जो है निहत।
वाराणसी के मेदागिन चौराहे पर सामाजिक संस्था सुबह ए बनारस क्लब ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान संस्था के सदस्यों ने लोगों से चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील की। सुबह ए बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि चीन ने 15 जून को गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों पर आक्रमण कर भारत के पीठ पर छुरा घोंपने का काम किया है। चीन को उसकी भाषा में ही मुंहतोड़ जवाब देने के लिए समस्त देशवासी एवं व्यापारी बंधु चीन निर्मित सामानों का पूर्णतः बहिष्कार करें, जिससे कि चीन की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। तब जाकर हम अपने शहीद जवानों के बलिदान का बदला लेने के साथ साथ उसकी गीदड़ भभकी से निजात पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि चीनी सामानों के बहिष्कार के साथ ही सबसे जरूरी है कि लोगों को चीनी सामानों के विकल्प को भी बताया जाए और ऐसे में चीनी उत्पादों की सूची भी फोटो से ही तैयार हो, जिस पर मेड इन चाइना नहीं लिखा होता है। आज हम लोग जिस प्रकार से 15 जून को गलवान घाटी पर चीनी सेना ने क्रूरतापूर्वक धोखेबाजी से जो है भारतीय सेना पर हमला किया है और हमारे जिसमें 20 जवान शहीद हुए हैं, उसी के खिलाफ हम सभी भारतवासी आक्रोशित होकर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी भारतवासी से अपील कर रहे हैं कि चाइना वाराणसी के चौका घाट में सपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल के मूल्य में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमीन पर एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें मोटरसाइकिल को सुपुर्द खाक कर दिया। पूर्व पार्षद रविकांत विश्वकर्मा ने बताया कि कोरोना के कारण पहले से ही जनता बहुत परेशान है, ऊपर से पेट्रोल और डीजल के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि की जा रही है, जिसके कारण जरूरी सामान की भी मूल्य में बहुत तेजी से उनके रेट बढ़ रही हैं और ऐसे हालात में जनता पर दोहरी मार पड़ रही है। आज जो पेट्रोल डीजल जो महंगाई चरम सीमा पर चल रही है, उसके विरोध में आज हम समाजवादी लोग आज ये तय किया, पूरे बनारस नहीं पूरे देश और प्रदेश के लोग ये हमने तय किया कि जब तक ये डीजल पेट्रोल महंगा नहीं होगा तो आज हम लोग अपने उस क्रम से लेते हुए हम लोग जो कि आज समाजवादी पार्टी लोग अपनी बाइक को कब्रिस्तान में कवर खन कर उसको हम लोग मतलब उसको दफनाने काम किया और विरोध किया। पेट्रोल में 7 रुपये और डीजल में 9 रुपये इन्होंने बढ़ाने का काम किया है, जिसके वजह से हम तो कोरोना की महामारी से मरी रहे थे हम जनता। ये लगातार पेट्रोल और डीजल की मूल्य वृद्धि करने से तमाम चीज़ें जैसे ट्रांसपोर्ट, साग सब्जी, दूध सभी चीज़ महंगे हो जाएंगे, जिसके वजह से आम आदमी का जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए कोरोना संक्रमण की वजह से गंगा में नौका संचालन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने रजिस्टर्ड नावों को संचालन की अनुमति दे दी है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई है। आपको बता दें कि अनलॉक फेज 1 में नगर निगम में नाव का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हुआ था। इसके बाद से ही माझी समाज में नौका संचालन शुरू होने की आस जगी हुई थी। इसी आस को जिंदा रखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने अनुमति दे दी है, जिससे नाविक समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई है। सबसे पहले मैं अपने समाज की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय को और सीजीएम साहब को, जो आज जो लॉकडाउन चल रहा है, महामारी बहुत बड़ी चल रही है हमारे वर्ल्ड में। आज 96-97 दिन हो गया आज के जनों का नाव चालू हो गया। तो और एक बात और बताना चाहता हूँ, गंगा का जलस्तर बढ़ने वाला है। तो हम लोग उनसे मिलने भी गए थे कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने कहा था कि पानी बढ़ने वाला है। तो हम लोग बोले सर तो पानी तो बढ़ जाएगा, मगर अभी 1 महीना समय है पानी बढ़ने के लिए। अगर आप लोग छूट दे देंगे 1 महीने के लिए तो हम लोग कुछ पैसे कमा के रख लेंगे, जो बरसात के समय अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते। कोरोना काल में नौका संचालन पर लगे प्रतिबंध को जिलाधिकारी ने हटा दिया। जिलाधिकारी के इस फैसले से नाविकों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जिलाधिकारी से मिली मंजूरी के बाद सपा युवजन सभा द्वारा माझियों को मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी गई। सपा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष किशन दीक्षित ने बताया कि 2 दिन पहले ही सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बनारस के माझियों का दर्द सुना था और वह उनकी हर तरह से मदद करने का आश्वासन भी उन्हें मिला था। साथ ही आपको बता दें कि इसीलिए आज हम लोग इनकी खुशी को दोगुना करने के लिए यहाँ पर आए हैं और इन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को सूचना दिया गया, तब जिला महोदय ने आज आकर हम लोग को बताया कि आज से आपका नाव का संचालन चालू कर दिया जाए। हम लोग के बड़े भाई किशन दीक्षित जी, उन्होंने वीडियो कॉलिंग पे उन्होंने बात करवाया हम लोग से।
कि घाट का समस्या के विषय में हम लोग बताएं उनको कि कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत है। भैंसासुर घाट पे भी जैसे कि कुछ घर बना हुआ था तो कुछ घर को तोड़ दिया गया, उसी बीच में भी हम लोग अपने नाविक लोग अपना बात वहाँ पर रखें। हम सब बनारस में निवास करते हैं और बनारस की पहचान बाबा काशी विश्वनाथ माँ गंगा से है और यहाँ पे जितने पर्यटक आते हैं वो बाबा के दर्शन करने के बाद गंगा में स्नान करने के कर उसके पश्चात नौका विहार करते हैं। जब से लॉकडाउन लगा था तब से लेकर आज तक बनारस में नौकायान बंद था, जिससे माझी समाज निषाद समाज के एक बहुत बड़े तबके पर रोजी रोटी का संकट आ पड़ा था। इसके देखते हुए विगत 21 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से हमने निषाद समाज के संदर्भ में बातें की और उनके समक्ष निषाद समाज ने अपनी बातों को रखकर समस्या। वाराणसी जिले के लहरतारा चौकी प्रभारी अजय यादव का एक युवक को दौड़ाकर पिटाई करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों में सोशल मीडिया पर अजय यादव की आलोचना करनी शुरू कर दी है। वीडियो वायरल होने के साथ ही वाराणसी पुलिस की भी काफी किरकिरी हो गई है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो लॉकडाउन के दौरान का है और इस दौरान चौकी इंचार्ज लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग घर से बाहर निकले, जिसे चौकी इंचार्ज ने खदेड़ दिया। इस पूरे मामले का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। जब इस चौकी इंचार्ज से बात की गई तो पता चला कि ये ना तो टिकटॉक इस्तेमाल करता हूं और ना ही मेरी आईडी है। ये बात चौकी इंचार्ज ने कही है। उन्होंने ये भी बताया कि जिसने इस वीडियो को बनाया था उसे ढूंढ लिया गया है और पूछा भी गया है कि उसने ऐसा क्यों किया और कब ये वीडियो बनाया। वहीं वीडियो बनाने वाले युवक दीपक ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान जब चौकी इंचार्ज लोगों को सड़कों पर निकलने से मना कर रहे थे और ऐसे लोगों को खदेड़ रहे थे, उसी वक्त मैंने वीडियो बनाया था और मैंने ये वीडियो कहीं भी वायरल नहीं किया था। इसमें चौकी इंचार्ज की कोई गलती नहीं है। दीपक का ये कहना है कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे वायरल हुआ, न मेरा इसमें कोई गलत इरादा था। वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के कादीपुर निवासी एक महिला ने अपने पट्टेदारों को पर घर से निकालने का आरोप लगाया है और आपको बता दें कि पीड़िता ने एसएसपी से मामले की शिकायत कर अन्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के मुसीबत उसके चचिया ससुर जो पुलिस विभाग में तैनात हैं और वो उसे उसके घर में नहीं रहने दे रही हैं। महिला का कहना है कि उसने पुलिस में इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस की तरफ से उसकी कोई मदद नहीं की गई, जिसकी वजह से उसे और ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़िता ने एसएसपी से भी इस मामले में जल्द कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। कादीपुर में हम वो मेरा घर है, मेरा ससुराल है, वहाँ तीनों लोग का है घर, तो हम वहीं पे रहते थे पहले। अब सन सिटी हॉस्टल में चले गए, वहाँ से छोड़ के हॉस्टल में बुला लिया गया था हम लोग को। उसके बाद ये लोग अब हमारा जॉब हस्बैंड का जॉब छूट गया है, तो हम लोग आए 9 महीने से मायके में रह रहे हैं। अभी हमको घर की ज़रूरत है, वहाँ पे रहने गए तो ये दबंगई तो बहुत है, बहुत ज़्यादा। ये लोग हमेशा डराते धमकाते हैं। मेरे हस्बैंड को भी सामने नहीं वो आ पाते हैं। बोल रहे थे लोग, अभी रात में ही बोल रहे थे कि हाथ पर मार के तोड़ के उसके बैठा देंगे उसको, मेरे ससुर को भी। वाराणसी में कोरोना से जंग में लड़खड़ा चुके विश्व की हर व्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास चल रहा है। पीएम मोदी ने भारत की व्यवस्था को संभालने के लिए आत्मनिर्भरता का मूल मंत्र दिया था, जिसे जानकर हर कोई शख्स को सैल्यूट करता है और करेगा। आपको बता दें कि हमारी टीम सारनाथ के हिरामनपुर गांव पहुंची और जहां पर 17 सालों से जितेंद्र वर्मा बिस्तर पर लेटे हुए हाथों से सिलाई मशीन चलाकर अपने परिवार को पालते हैं, साथ ही बिटिया को बीएचयू से बीएससी पढ़ा भी रहे हैं। जितेंद्र वर्मा ने मन के जज्बे और हौसले को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। नित्य क्रिया बिस्तर
पर करने के बावजूद भी कभी हार नहीं मानी और साथ ही कभी पैरों से सिलाई मशीन चलाने वाले जितेंद्र ने किस्मत की मशीन को हाथों से चलाने का फैसला लिया और जीवन को आगे बढ़ाया। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड दिव्यांगजन सशक्तिकरण के सदस्य डॉक्टर उत्तम ओझा ने कुछ महीनों पहले इनको 37,000 रुपये से मोटराइज्ड ट्राई साइकिल दी गई थी और ऐसे में कई सालों बाद वो बाहर घर से निकले थे। इसके लिए कई कारीगरों से भी उनकी बात चल रही है कि टीम जोड़कर इनको रोजगार दिया जाए, साथ ही इनके घर तक की सड़क और पीएम आवास के लिए रही है। कि इसी तरह काम चलाना है। साल भर लग गया, 6 महीना तो ये लगा रहा, बेल्ट वेल्ट लगा रहा, मूवमेंट नहीं थे, बेल्ट की वजह से मूवमेंट मना था। 6 महीने बाद फिर धीरे धीरे शुरू किए। पहले पैर से रहा तो सही रहा, हाथ से करने में तमाम प्रकार की फिर मोटर वोटर लगा के मशीन में। और बात करेंगे उस काशी की जिसे धर्म और अध्यात्म की नगरी माना जाता है, उस बनारस की बात करेंगे जो कला, साहित्य और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। इस रिपोर्ट में हम आपका परिचय दुनिया की सबसे पुरानी नगरी वाराणसी की विशेषताओं से कराएंगे। हिंदू धर्म, संस्कृति और सभ्यता के केंद्र के रूप में काशी यानी वाराणसी का विशेष महत्व है। बनारस के कई विशेषताएं इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाती हैं। पौराणिक कथाओं में अलग अलग नामों से प्रसिद्ध काशी विश्व की प्राचीनतम नगरी है। यहाँ संस्कृति, अध्यात्म और कला का अनूठा संगम देखने को मिलता है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर बसी इस नगरी में पतित पावनी गंगा का भी वास है। यही तमाम विशेषताएं इसके सबसे पुराना जीवित शहर होने को महत्व प्रदान करती है। वाराणसी कई धर्म, स्थान और पूजा पद्धतियों के कारण महत्वपूर्ण है। इस शहर में अभी भी विभिन्न संप्रदाय के प्राचीन उपासना पद्धतियों का प्रचलन है। ये बुद्ध, जैन तीर्थकर, शैव और वैष्णव संतों या कबीर और तुलसी जैसे पवित्र संतों की कर्म स्थली रही है। बनारस की कला, शिल्प और वास्तुकला दर्शनीय है। कहे तो वाराणसी एक वास्तु शिल्प का पूर्ण संग्रहालय है। ये इतिहास के दौरान बदलते पैटर्न और आंदोलनों को प्रस्तुत करता है। काशी लोक कला समृद्ध खजाने से भी सुसज्जित है। अपनी साड़ी, हस्तशिल्प, वस्त्र, खिलौने, गहने, धातु के काम, मिट्टी और लकड़ी के काम, पत्ती और फाइबर शिल्प के लिए प्रसिद्ध बनारस हर किसी की पहली पसंद है। प्राचीन शिल्प के साथ ये शहर आधुनिक उद्योगों में भी पीछे नहीं है। पवित्र नदी गंगा और इसके घाट पौराणिक कथाओं से आच्छादित है। सामाजिक आर्थिक पहलुओं किंवदंतियों से ये शहर भरा पड़ा है। काशी सर्व विद्या, सर्व ज्ञान की राजधानी है। भारत में शिक्षा के प्राचीनतम केंद्र, विश्व प्रसिद्ध विद्वान और उनके लेख, विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल और मदरसे, यहाँ सब कुछ है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा काशी वाराणसी तमाम साहित्य गतिविधियों का भी केंद्र रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, प्रसिद्ध पुस्तकालय, ये सभी वाराणसी की विशेषताएं हैं। बनारस संगीत, कला, नाटक और मनोरंजन का शहर है। ये शहर अपने संगीत, परंपरा, गायन, वादन दोनों के लिए ही ख्याति प्राप्त है। बनारस घराने की अपने खुद की नृत्य और गीत परंपरा है। इसे लोक संगीत और नाटक का बहुत समृद्ध भंडारण माना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि काशी सिर्फ एक शहर नहीं, अपने आप में संस्कृति, सभ्यता, कला, अध्यात्म और परंपरा का पूरा इतिहास है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।